नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके अंदर एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और टॉपिक भी ऐसा, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ डाइस की पासा, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ, अगर आप एसएससी लेवल की किसी भी एग्जाम के एसएससी जीडी से लेकर के आप एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर आप राजस्थान पुलिस, पटवारी, यूपी पुलिस किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओनली बैंक को छोड़ करके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि इस क्लास को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा भी पूरा नहीं लगे इस क्लास के अंदर। शॉर्ट टाइम जितना भी हो सके, मैं अभी तो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे फिक्स रटाया वर्ड नहीं है कि मैं उतने में करवा दूंगा, लेकिन जितना भी शॉर्ट हो सकेगा उसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक और विथ शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको आज तक डर लगता है ना कि डाइस पता नहीं कितना हार्ड होता है, जैसे कैलेंडर का आपको डर था, कैलेंडर बिल्कुल भी हार्ड लगा क्या? जिन्होंने भी पढ़ा है ना, चाहे 1000 लोगों ने देखा होगा, लेकिन उनके लिए भी वो यूजफुल रहा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं डाइस। और एक आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने 2 दिन तक मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिखाया। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी दुआ से मैं वापस से ठीक हूँ और क्लास के अंदर हम 2 दिन को पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम डाइस की। देखिए, आज तक मुझे नहीं पता है दोस्तों कि आपने डाइस को कैसे पढ़ा होगा, कि पासा क्या होता है, किस तरीके से होता है। मैं शॉर्ट ट्रिक में बात करूंगा क्योंकि यहाँ मैं रामायण बताने नहीं आया हूँ, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है शॉर्ट ट्रिक में। लेकिन एक प्रॉमिस कीजिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ अगर फिर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ही आप शेयर कीजिएगा, नहीं तो आप फुली फ्री हैं कि आप इस क्लास को यहीं पे बीच में छोड़ करके भी जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप क्लास एक बार पूरी देखिएगा। इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ डाइस की। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि डाइस आखिर होता क्या है, पासा क्या होता है। ठीक है, पासे की मैं बात करता हूँ, इससे पहले आपको याद होगा आपने लूडो खेला होगा, ठीक है, या गाना सुना होगा, मैं तो लूडो खेलूंगी या खेलूंगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा कि लूडो क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कैंडी क्रश के बाद में सबसे ज़्यादा अगर आप टाइम पास करते हैं ना, और स्पेशली लॉकडाउन में आपने टाइम पास किया तो लूडो के अंदर ही किया है। और लूडो जहाँ तक है बहुत फेवरेट गेम है। और लूडो आज से नहीं है, आपने देखा होगा जब हम गाँव में रहते थे, एक मतलब जब बचपन था, आज भी हम वापस लॉकडाउन हमें वापस से गाँव की तरफ लेके चला गया, लेकिन जब बचपन था तो आपने देखा होगा जैसे स्पेशली हमारे राजस्थान में खेला जाता था, एक जो लकड़ी आती है उसको काट करके बीच में से 4 हिस्सों में काट करके मुझसे गेम खेलते थे, जिसे हमारे राजस्थानी में, मारवाड़ी में चिग्गा बोलते हैं। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। कई लोग अलग अलग नाम से उस गेम को जानते हैं। फिर इसके बाद में आपने सांप सीढ़ी खेला होगा। सांप सीढ़ी जैसे ही यहाँ पे जो सांप के यहाँ मुंह तक जाता है, जो भी आप जिस भी किट से खेलते हैं, तो वापस से आकर के आपके नीचे तक आ जाती है। ये सारे गेम आपने खेला होगा, लेकिन इसके लिए खेलने के लिए आपको एक पासा मिलता है। ठीक है, उसे आप अपनी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ उसी लूडो की जहाँ पे लूडो आप खेलते हो। लूडो के अंदर आपका एक पासा होता है जिसको आप चलते हो। उसके अंदर आपको पता है कि नंबर कैसे लिखे हुए रहते हैं, आपको डॉट डॉट ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं। ऐसे एक साइड में एक साइड में आपको ऐसे लिखा हुआ रहता है, फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, देखा होगा आपने। ठीक है, फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद में आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी, सबसे ज़्यादा आप किसका वेट करते हो? इसका। भाई एक बार 6 आ जाए फिर तो बस तू गया। ठीक है, और एक ये जब आप घर में एंट्री करने वाले होते हो ना, तो ये आपको बहुत परेशान करता है, पता होगा ना। ठीक है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे आप अपने नाम से जानते हो, लेकिन मैं इसी डाइस की बात करने वाला हूँ कि आखिर पासा क्या होता है। देखिए, मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास ऐसा डाइस तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास इंक का जो कवर है उसके तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसको समझिएगा। आपको ज़्यादा कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं कि आखिर डाइस में कितने किनारे, कितनी सरफेस वगैरह, वो सारी चीजें बात करने वाला हूं। पहले आप समझिएगा, मैं एक एक चीज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पहले आप ट्रस्ट करके बस आराम से बैठ जाइए, चाहे आप पेन भी मत चलाइए। मेरी गारंटी है कि ये टॉपिक आपको विदाउट पेन और कॉपी आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसका आपको सबसे ज्यादा डर है। देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे डाइस नहीं है, लेकिन मैं एक आकृति, एक शेप लेकर के चल रहा हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पे जो मेरा इंक का है बोतल है उसका कवर है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे इस पे जाने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आप
आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट मिलते हैं। क्या कभी भी आपने ऐसे देखा है कि आपको कभी भी ऐसा डॉट मिला है यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी आपको 7 वाला डॉट मिला है क्या? आप कई बार सोचते होंगे कि 6 की जगह अगर मेरे 7 आ जाए तो एक बार 6 ले लूँ और एक बार 1 ले लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है कि पासे के अंदर कभी भी 7 नहीं होते, एक डाइस के अंदर कभी भी जो अंक होते हैं वो 7 आपको नहीं दिखते। वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले आपके मन में सवाल आते हैं कि सर इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। एक पासे के ऊपर चले, अभी मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। इससे समझिएगा यहाँ पे एक पासे के अंदर ध्यान दीजिएगा सरफेस कितनी होती है। पहले आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक पासे के अंदर कितनी सरफेस होती है। सरफेस का मतलब आप समझते हो, यानी कि सतह कितनी होती है। समझिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक पासे के अंदर 6 सतह होती है, यानी कितनी सरफेस होती है 6। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 6 सरफेस कैसे होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ बताऊंगा। देखिए आपको करना क्या है, एक पासे की आपको शेप बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास पासा हो गया, ठीक है। यहाँ इस पासे के बारे में बात करता हूँ। देखिए सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, शेप पे मत जाइएगा, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझना इस चीज़ को। ये मेरे पास एक डाइस की आकृति है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास क्या है, एक पासा है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि एक पासा के अंदर, एक डाइस के अंदर कितनी सरफेस होती है, कितनी सतह होती है। अब सरफेस क्या होता है वो पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि पासा कितने प्रकार का होता है, डाइस के कितने टाइप होते हैं। पहले इसको समझ लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसको ये लग रहा है कि सर अलग तरीके से पढ़ा रही हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लीजिए। एक पासे के अंदर कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 3 ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है, एक पासे के अंदर 6 सतह होती है, लेकिन दिखाई सिर्फ 3 ही देती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक डाइस के अंदर सतह 6 होती है, लेकिन दिखाई सिर्फ आपको 3 ही देती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाली सतह है, देखिए मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है, इस चीज को समझिएगा। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रख रखा है, तो मेरे को ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, तो क्या नीचे वाली दिखाई देगी? क्या नहीं देगी ना। तो यहाँ पे मेरे को ये ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, तो इसके नीचे भी एक सतह है, तो यहाँ पे दो तो कहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई। बात को समझिएगा, एक सतह आपको यहाँ पे एक सरफेस है, आपको सामने वाले को दिखाई दे रही है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, और जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। यानी कि आपको पता है कि अगर आपको सामने से दिखाई दे रहा है, पीछे से नहीं, और पीछे से दिखाई देता है सामने से नहीं, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक सतह अगर यहाँ पर है, अगर मैं इसको दायां मानता हूं तो इसके पीछे की तरफ बायां भाग भी होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट राइट मानो या कहीं पे भी मानो, एक सतह कौन सी है मेरे पास, ये सतह है, इसके पीछे वाली भी एक सतह है, यानी कि एक सतह ऊपर वाली तो एक नीचे वाली, एक दाएं वाली तो बाएं वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक आगे पीछे मान के चलता हूं, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान, मेरे रीजनिंग के अंदर आगे बाएं ऊपर, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी स्टार्टिंग में बताई हुई है। कौन कौन सी आपकी, आगे बाएं ऊपर और आकाश और आपका बगल, एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन दाएं पीछे नीचे, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, दाएं पीछे नीचे और पाताल और आपका अगल, ये सारी की सारी राइट डायरेक्शन को कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको सामने वाली दिखाई दे रही तो पीछे वाली नहीं दिखाई देगी, तो मतलब दो, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दो ये, एक सामने वाली एक पीछे वाली, चार में से आपको दिखाई कितनी दी, 2। इसके बाद में एक इधर आगे वाली और एक इधर पीछे वाली, तो ध्यान दीजिएगा इधर वाली, मतलब राइट और लेफ्ट यहाँ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो अगर आपको ये सतह दिखाई दे रही है तो इसके पीछे वाली दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब एक पासे के अंदर, एक डाइस के अंदर कितनी सतह होती है दोस्तों, 6 सतह होती है। जिनमें से आपको दिखाई कितनी देती है, जिनमें से आपको सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देती है। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर विश्वास नहीं आता तो आप लूडो खेलते हो, मोबाइल में भी खेलते हो, उस चीज को देख लीजिएगा, या फिर आप एक डाइस, मैं आपको दोबारा से कभी प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो आपको डाइस के एक जो भी होता है ना, एक साइन होता है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको समझना क्या है कि एक पासे के अंदर कितनी सतह होती है, एक पासे के अंदर 6 सतह होती है, जिनमें से आपको 3 ही दिखाई देती है। बात क्लियर है? अब आपके पास में सवाल आता है कि सर इसमें किनारे कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किनारे, ठीक है, कॉर्नर होता है ना, किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किनारे तो क्या होती हैं और कोने क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोने क्या होते हैं, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी बता दूं आपको, किनारे, ठीक है, और कोने, ठीक है, जिसे आप आम भाषा में कोने कहते हैं। तो यहाँ पे किनारे इसके कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12 और कोने होते हैं इसके 8। इसको समझिएगा ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे सतह कितनी होती है, 6, यहाँ पे किनारे कितने होते हैं, 12, और कोने कितने होते हैं, 8। इसको भी मैं समझा रहा हूँ। ये मेरे पास मान लीजिए एक डाइस है, ये डाइस नहीं है, लेकिन आपको मान करके चलना है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोने बोला है कितने होते हैं, 8 है। ध्यान दीजिएगा 1
ठीक है। यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा 1, यहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है 2, यहाँ पे 3 एंड 4। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 एंड 4 क्लियर है। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे कोने हैं जिसे आप आम भाषा में कोने बोलते हो ना। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 नीचे वाले 1 2 3 एंड 4 समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा शायद। यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। तो यहाँ पे कोने कितने हुए प्यारे दोस्तों? 8 कोने होते हैं। एक डाइस के अंदर कितने कोने होते हैं? 8 है। अब किनारे की बात होती है कि इसमें किनारे कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें किनारे होते हैं 12। वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रूव कर रहा हूँ कि किनारे 12 कैसे होते हैं। दोस्तों अगर क्लास समझ में आ रही है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे एक मैसेज करके कमेंट करके बताते जरूर रहिएगा। और ये क्लास मैं इसमें पूरी जी जान लगाने की कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर इतना मज़ा नहीं आता है वो काम करने में जो कि आपके लिए 100% दे करके करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब किनारे पूछता है तो किनारे कौन से होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक किनारों को किस तरीके से लेकर के चलेंगे। यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ से बात करता हूँ तो एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और 4। ये बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने हो गए? 4। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 5, ठीक है। यहाँ पे आपके 6, समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ पे आपके 7 और यहाँ पे आपके 8। ये कोई दिक्कत है आपको? एक चीज़ मैंने इधर से ले लिया तो इधर से नहीं लिया और इधर से ले लिया तो इधर से नहीं ले रहा, तो मेरे पास 4 और 4 8 है। एक मैं यहाँ से बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से मेरे पास कितने हो गए? मैंने बोला था कि 3 ही सरफेस आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पे 4 इधर से हो गए, 4 इधर से हो गए, 4 इधर से हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे किनारे कितने हो गए मेरे पास? 12। नॉर्मली आपसे एक पासे से ये 3 सवाल पूछता है कि एक पासे के अंदर, एक डाइस के अंदर कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि इसके अंदर सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक डाइस के अंदर आपको ऐसा शेप मिलता है। अब आगे की तरफ हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पासे में नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो बताते जाइएगा साथ के साथ में, और कैसी लग रही है क्लास वो भी साथ में, ठीक है। एक जोश के साथ पढ़िए। सुबह का टाइम है, ऐसे नहीं कि आपको नींद आ रही है अभी तक, हाथ मुंह धोकर के आराम से बैठे रहिए, ठीक है। नहाने की भी जरूरत नहीं, आराम से आपकी नींद उड़ जाएगी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपसे ये पूछा जाता है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हुए चलिएगा। अब हम चल रहे हैं अंदर, एंट्री मार रहे हैं। अब तक आपको ऊपर की चीजें बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, इसकी टाइप की बात कर रहा हूँ। डाइस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल डाइस, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका नॉर्मल डाइस और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। मैं एकदम शॉर्टकट में बात करूंगा, यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं गानी है। यहाँ पे नॉर्मल डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा। ध्यान दीजिएगा, क्लास को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि क्लास एक ही, इस क्लास के अंदर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक होता है मानक पासा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पासा कितने प्रकार का होता है? पासा मुख्यतः यानी कि डाइस जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे नॉर्मल डाइस क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, पहले उसको समझिएगा। आपको फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा रामायण में जाने की जरूरत नहीं। इससे पहले एक बात को समझ लीजिएगा कि पासे का जो टोटल योग होता है, पासे का यानी कि डाइस का जो टोटल होता है, ठीक है, डाइस का जो टोटल योग होता है वो 7 होता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। मैं किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि आप जाकर के पन्ने पलटो। मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी बुक से, किसी भी टीचर के दिए हुए नोट्स को आप क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। अगर आप कहीं पे अटक जाओ तो बोलिएगा। आराम से टेंशन फ्री रहिए। देखिए हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कई टीचर ऐसे होते हैं आपको टेबल बना करके भी सिखाते हैं। आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यूं करके बैठिए, आपके आंसर आएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, वेट कीजिएगा। डाइस का टोटल योग कितना होता है दोस्तों? 7। यहाँ पे पासा कितने प्रकार का होता है, डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। आपके मन में सवाल आएंगे कि सर ओपन डाइस वाले क्वेश्चंस वगैरह कैसे कैसे क्या होते हैं, वो सारे बताऊंगा इस क्लास के अंदर। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं नॉर्मल डाइस की बात करता हूँ। देखिए ये मेरे पास पासा है, ये मेरे पास एक पासा है, ठीक है, ये मेरे पास एक डाइस है। यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए कि नॉर्मल डाइस क्या होता है। सिंपल सा
रूल है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जिसकी बराबर की दो सतहों का योग, ध्यान दीजिएगा, जिसकी बराबर की दो यानी कि किन्हीं दो, ठीक है, जिसकी बराबर की किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। सतह यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रही है, लेकिन बराबर की किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, वो क्या होता है, सामान्य पासा यानी कि नॉर्मल डाइस होता है। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह पासा जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है, वह कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा होता है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 5, 2 और 3, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं किसी किताब से लेके नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे एक काल्पनिक फिगर लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 5, 2 और 3, आपको मैंने बोला जिसकी बराबर की दो सतहों का योग यानी कि दो सरफेस, वो ये भी हो सकती है, कोई सी भी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। यहाँ पे बराबर की दो सतहों का योग, यहाँ पे मैं करता हूँ तो 3 और 2 5 होता है, 7 नहीं हो रहा है ना, लेकिन बराबर की यहाँ पे 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन ये भी 7 नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको ऐसी आकृति देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से दिया गया पासा है, ऑप्शन मिलेगा आपको, सामान्य पासा, मानक पासा निर्धारित नहीं कर सकते और आपको कुछ भी ऑप्शन बना करके दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई? आपका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसी आकृति देकर के आपसे पूछेगा निम्न में से दिया गया पासा है। आपको दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि सर ने बताया था जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है, वह कौन सा पासा होता है, वह एक सामान्य पासा होता है। बस क्लियर, यहीं पे आपका सामान्य पासा खत्म हो जाता है। और सामान्य पासा में और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सामान्य पासा नहीं है। सामान्य पासा से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मानक पासा को समझना होगा, ठीक है, नहीं तो आप पहचानोगे कैसे कि सामान्य पासा कौन सा और मानक पासा कौन सा है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ, ये चीज आपको दिख रही होगी, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य पासा कौन सा होता है, जिसके बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है, वह सामान्य पासा होता है। यहाँ पे बराबर की दो सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ 5 नहीं हो, तो चलिए यहाँ पे मैं अगर 4 दे देता हूँ तो भी बराबर की दो सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये सामान्य पासा हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य पासा में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक एक की आकृति देख करके आपसे पूछेगा कि निम्न में से दिया गया पासा है। तो अगर आपको सामान्य पासा दिख रहा है, सामान्य पासा मानक पासा है, तो उसको पहचानने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन को वापस से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, कैसा लग रहा है ये बताते जाइएगा। टोटल पासे का योग कितना होता है, 7। रटना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में सेट करना है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे एक और एक शेप लेकर के चल रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे वापस एक डाइस की शेप बना ली। देखिए मैं फिर से बोल दूं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ इस मैटर को समझिए, आप जैसी भी आकृति बनाते हो वो मुझे कोई मैटर नहीं करता है, आप बस जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलिएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से दिया गया पासा है, लेकिन इससे पहले आप मानक पासा की डेफिनेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फिगर है काल्पनिक फिगर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन क्या होती है, मानक पासा की डेफिनेशन क्या होती है, उसको समझते हुए चलिएगा। जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 ना होकर, ध्यान दीजिएगा, वह पासा जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 ना होकर, बराबर की दो सतहों का योग किस में होता है, नॉर्मल डाइस में। तो जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 ना होकर के विपरीत सतहों का योग, या फिर मैं डायरेक्टली अगर इसको बोलूं कि जिसकी विपरीत दो सतहों का योग 7 होता है, वह कौन सा पासा होता है, वह स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानक पासा कौन सा पासा होता है, जिसकी विपरीत दो सतहों का योग 7 होता है, वह कौन सा पासा होता है दोस्तों, वह मानक पासा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं कि मानक पासा या सामान्य पासा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कहीं पे भी दोनों को, किसी भी दो सतहों को जोड़ता हूं तो मेरे पास 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये सामान्य पासा नहीं है। तो ये कौन सा पासा है, ये स्टैंडर्डाइज है यानी कि मानक पासा है। आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे कि स्टैंडर्डाइज से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी बात करूंगा। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं सामान्य पासा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में स्टैंडर्डाइज में चलूंगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, सामान्य पासा कौन सा होता है, जिसकी बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है, वह सामान्य पासा होता है।
है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 7, ठीक है, जिसकी विपरीत दो सतहों का योग 7 होता है। अब आप बोलोगे सर इसको प्रूफ तो करो, मैं प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर आने के बाद में कि सर इसकी विपरीत सतह का मान मुझे निकालना है, ठीक है, तो मुझे कैसे निकालना है, लेकिन पहले मैं आपको नॉर्मल डाइस को क्लियर कर दूं। इसको हम विस्तार से लेकर के चलेंगे, इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट इस फिगर को मैं लेकर के चलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब कैसे होता है 7, चलिए मैं यहीं पहले आपको बता देता हूं। आपको पता है 7 निकालना है, तो पहले मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपने 70 रुपए खर्च कर दिए। अब आपने 70 रुपीज हैं वो खर्च कर दिए, तो मैंने आपसे पूछा कि आपके पास बचे कितने, तो आप बोलोगे कि सर आपने दिए कितने थे। ये फर्स्ट सवाल आता है ना। हो सकता है वो 70 रुपए आपने 1000 में से खर्च कर दिए, हो सकता है वो 10,000 में से खर्च कर दिए, हो सकता है आपने लाख में से खर्च कर दी हो, लेकिन पहले उसके लिए आपको टोटल का पता होना चाहिए। आपने रैंकिंग पढ़ी होगी, टोटल व्यक्ति निकालते हो ना, आप कुल व्यक्ति फाइंड आउट करते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये पूछ रहा है कि एक सतह का योग 2 है, ठीक है, या एक सतह का मान है वो 2 है, तो इसकी विपरीत सतह का मान कितना है, तो उससे पहले मुझे टोटल तो पता होना चाहिए ना। अगर मैंने बोला कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, उसमें से 70 रुपए खर्च कर दिए, तो आप क्या करोगे, 100 - 70 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 30। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपसे पूछता है कि 2 की विपरीत सतह का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 की विपरीत सतह का टोटल कितना है मेरे पास, 7। तो यहाँ पे 7 में से 2 गए तो बचे कितने, 5। अब ध्यान दे लीजिए कि जिसकी दोनों विपरीत सतहों को मिलाकर के, जिसकी विपरीत सतह का दोनों का मान 7 होता है, तो 2 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 7। तो ये मानक पासा है, कंप्लीट है। उसके बाद में आपसे 1 का पूछता है, तो 1 बराबर 7 - 1 इक्वल्स टू 6, तो 6 और 1 को जोड़ता हूँ तो 7 आ रहा है। उसके बाद में 3 का विपरीत पूछता है, तो 7 - 3 इक्वल्स टू 4। बताइए कोई दिक्कत है क्या, ये कौन सा पासा हो गया मेरे पास, मानक पासा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, आपसे पूछेगा निम्न में से दिया गया पासा है, पहला क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, तो आपको देखते ही पता लगाना है कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। बताइए जल्दी से कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से देखिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी देखिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मली जो डेफिनेशन जितना भी मुझे आपको बताना था वो मैं बता चुका हूं। अब हम लेवल पे चलेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य पासा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मानक पासा को मिटा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सामान्य पासा में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डाइस की। नॉर्मल डाइस में पहली टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ कि नॉर्मल डाइस में पहला क्वेश्चन ऐसे देगा कि निम्न में से दिया गया पासा है, तो ये आप निकाल दोगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो किस तरीके से बोलता है वो देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल डाइस की, यहाँ बताते रहिएगा, ठीक है। आज ऐसा लग रहा है ना कि सर भी जोश के साथ है, ठीक है, तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आपको इतने जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी जोश दिखना चाहिए। चाहे आप कितने भी लोग देख रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल डाइस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल डाइस। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और आपका इसमें सपोर्ट मिलता है तो मैं हर क्लास को एक एक क्लास में फिनिश करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये डर है ना सर एग्जाम आने वाली है तो कैसे कोर्स होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहोगे ना तो एक दिन में 2-2 3-3 क्लास भी हो सकती है और वो भी आपको समझ में भी आएगी। यह ध्यान दीजिए, नॉर्मल डाइस में पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, पहली टाइप की जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, इनमें से दिया गया पासा कौन सा है, जो हो चुका। अब आपका क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा पासा सामान्य पासा है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इनमें से कौन सा पासा सामान्य पासा है। यहां आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर, आपसे पूछ रहे हैं उनमें से कौन सा सामान्य पासा है। यहां अगर मैं बात करता हूं,
ठीक है। आपको यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फिगर एक काल्पनिक फिगर है, मैं किसी बुक से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। कई ज्ञानी ज्ञान लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये फिगर सिर्फ आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है। क्या ये सामान्य पासा है? 4 और 1 5, 2 और 1 3, यहाँ पे 5 और 3 8, 5 और 1 6। सामान्य पासा की खासियत क्या होती है? बराबर की 2 सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ कहीं पे भी ऐसा कुछ है क्या? इसमें देखिए यहाँ पे 6 और 1 7, तो ये कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा। आपको कहीं पे भी कोई भी टेबल बनाने की जरूरत पड़ी क्या? ये कौन सा हो गया? मानक पासा। तो वैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बाकी सभी मानक पासा और एक कौन सा? सामान्य पासा। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसी को मान लीजिए आपसे पूछे निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है, ठीक है, तो इसमें से आपको ये बोल देगा निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को उसी तरीके से घुमा सकता है ना, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो बाकी सारे के सारे 1 2 एंड यहाँ पे आपका 4th नंबर का स्टैंडर्डाइज है, लेकिन एक सामान्य पासा है। तो इस क्वेश्चन को कितनी टाइप से पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन को यहाँ पे 2 टाइप से घुमा सकता है। पहला आपसे बोला कि निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? सी। दूसरा आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है तो कौन सा होगा? नॉर्मलाइज। तो आपका जवाब क्या होगा? सी। बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये आपसे सामान्य पासा से एक टाइप आपको सिंगल आकृति देगा, ठीक है, उसके अलावा कि निम्न में से दिया गया पासा कौन सा है, तो ये कौन सा हो गया? सामान्य पासा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य पासा से इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आज तक आपको पासे का जो डर लगता है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सामान्य पासा है। अब हम बात करेंगे सारी की सारी मानक पासा की, और मानक पासा में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी बातें करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा इसे एक क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। अब हम आगे चलते हैं स्टैंडर्डाइज की तरफ। स्टैंडर्डाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको ऐसे तो नहीं कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे भी अगर समझना चाहे तो बहुत कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना रीजनिंग में मेरी तरफ से आपको मेहनत की जा रही है ना, उतने आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसे ही चला तो मैं सिर्फ जीके की क्लास ही कंटिन्यू रखूंगा रीजनिंग की, क्योंकि देखिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर ये मत बोलना कि सर आपने बीच में क्लास क्यों बंद की, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई इंसान एक क्लास बना रहा है ना, अगर 1 घंटे की क्लास बनेगी तो इसमें आगे वाले 2 घंटे एडिटिंग वगैरह और सारी चीज़ खर्च होकर के 2 से 3 घंटे जाते हैं। तो इसमें अगर आपका सपोर्ट मिलता है, मुझे ये लगता है ना कि बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, उन तक बात पहुंच रही है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। आप भी जानते हो अगर आप कुछ करते हो और आपको उसका फीडबैक नहीं मिलता ना तो बहुत दुख होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी मैं आपको करवाता चल रहा हूँ ना, यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ ना, आपको इस PDF के क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस PDF से आपको जिन्होंने PDF ली हुई थी ना, उनको ये पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट PDF थी, जो कि आपको इसमें बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे जो PDF आपको मैं बता दूँ कि जो आपकी PDF अवेलेबल है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब आपको इतना पता है कि 99 रुपीज़ आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, लेकिन इसके अंदर अगर आपकी पूरी लाइफ सेट हो रही है, रीजनिंग आप जितनी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसके अंदर आपके SSC रेलवे या किसी भी पुलिस या पटवारी के प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने फायदे की नहीं देखनी, मिनिमम चार्जेज में अवेलेबल है। तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7733943243 पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, हर एक क्लास आपकी इसी PDF के अकॉर्डिंग होगी। तो यह ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइज की, ठीक है, स्टैंडर्डाइज की यानी कि मानक भाषा। देखिए थोड़ी राइटिंग स्पेशल है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, वो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मानक भाषा की। मानक भाषा में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है जब आपको एक ही आकृति दी गई हो, ध्यान दीजिएगा। मानक भाषा में स्टैंडर्डाइज में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो 3 टाइप सामान्य भाषा के बताए उसके अलावा सामान्य भाषा में कुछ नहीं, जितना भी मैटर होगा वो सारा मानक भाषा का ही होगा। तो मानक भाषा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले एक ही आकृति दी गई हो, तो एक तो आपसे पूछेगा निम्न में से दिया गया पासा है, तो आपको बताना है कि सामान्य या मानक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में आपसे विपरीत सतह का मान पूछता है, एक सामान्य आपको कोई भी डाइस दे देगा और किसी भी सतह का आपसे विपरीत सतह का मान पूछ लेता है, ठीक है, तो वो आपको बताना होता है। इसके बाद में
आपको ये भी बोल दिया जाता है ऊपरी सतह दी होती है, निचली सतह, आगे वाली सतह दी होती है, तो आपसे बोल देता है कि पीछे वाली सतह का मान कितना होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आता है जब दो आकृतियाँ दी गई हो। दो आकृतियों में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब दो आकृतियों में दोनों आकृतियाँ कॉमन हो, कोई भी पद एक कॉमन हो और कोई भी पद कॉमन ना हो, ये होता है। फिर आपको होता है 3 या 3 से ज़्यादा वाली आकृति, लेकिन आप ज़्यादा में परेशान मत होइएगा। आप एसएससी अगर सीजीएल लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना के बराबर ऐसा होता है कि आपको 2 से 3% चांस होते हैं कि 4 से 5 आकृतियों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपसे 3 आकृतियों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 3 वाला समझ में आ गया तो आप 4, 5, 6 वाले क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इस पीडीएफ के अंदर आपको सारा का सारा मैटर मिलेगा, सिर्फ 99 रुपीज़ में जो अवेलेबल है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले कि मान लीजिए मैंने आपको एक काल्पनिक फिगर, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी विपरीत सतह का मान। पहले तो आपसे क्वेश्चन देगा कि निम्न में से दिया गया पासा है, तो आपको बताना है कि कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। ठीक है, ये सारे काल्पनिक फिगर है। यहाँ पे दिया गया पासा है, मानक पासा है। अब आपसे विपरीत सतह का मान पूछता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपको पहले भी समझाया था। अगर किसी का भी मान लीजिए यहाँ पे मैं, हो सकता है जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऐसे ही दूँ, यहाँ मैं 2 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ मैं मान लीजिए 6 लिख दूं और यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, कुछ भी बोल सकता है। कहीं पे भी 7 नहीं हो रहा, 3 और 2 5, 6 और 3 9 नहीं हो रहा ना। ठीक है, ये एक काल्पनिक फिगर मैं फिर से कह रहा हूँ। आपसे विपरीत सतह का मान पूछता है। पहले तो बोलेगा कि दिया गया पासा है, तो दिया गया पासा कौन सा, सामान्य पासा है, मानक पासा, तो दिया गया पासा मानक पासा है। विपरीत सतह का मान पूछता है, तो टोटल कितना है मेरे पास 7। 2 के विपरीत पूछता है तो 7 - 2 = 5। 6 का पूछता है तो 7 - 6 = 1। 3 का पूछता है तो 7 - 3 = 4। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आसानी से कर सकते हो। अब तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, 7 में से 6 गए तो 1 है। इस तरीके से आप विपरीत सतह का मान निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये आपसे एक आकृति वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तक आप एक आकृति वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ चुके हो। अब हम बात करने वाले हैं जब आपको 2 आकृतियां दी गई हो। हेडिंग डाल लीजिएगा या फिर पीडीएफ है तो इसमें समझ लीजिएगा। जब आपको 2 आकृतियां दी गई हो, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम है, सीजीएल से लो लेवल वाली जो एग्जाम होती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपको 2 आकृतियां दी गई हो। 2 आकृतियां दी गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, जब आपको 2 आकृतियां दी गई हो और कोई भी पद कॉमन ना हो, कोई भी पद कॉमन ना हो। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, चाहे मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर आप चाहे 1000 क्वेश्चन कर लो, आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी ना किसी भी टीचर की। ऐसे मैं आपको अलग अलग टाइप से 1000 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो टाइप है यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज है उसके अंदर टाइप सेकेंड मिलती है। उसमें क्या होता है, जब आपको 2 आकृतियाँ दी गई लेकिन कोई भी पद कॉमन ना हो, तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ। ठीक है, एक आकृति मैंने यहाँ पर बनाई। ये 2 शेप है, ये फर्स्ट और ये यहाँ पे सेकेंड। बात समझ में आ गई? यहाँ पे मेरे पास 2 शेप है, यहाँ मैं लेके ही चल रहा हूँ ABC। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया DEF। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे शो हो रखा है ABCDEF। अब इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है उसको समझ लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कई टीचर आपको ऐसे बताते हैं, देखिए ABC, उसके बाद में आप ऐसे लाइनें बनाते हो, DEF, इस तरीके से ऐसा कुछ बनाते होंगे। देखिए मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन करते होंगे, फिर उनको मैच करते हो। आपको इसकी जरूरत भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, आपको 2 आकृतियां दे दे और उनके अंदर कोई भी पद कॉमन ना हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको 2 आकृतियां दे दे और उनके अंदर कोई भी पद कॉमन ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा समझना है कि बाएं वाली जो आकृति होगी, यानी बाएं वाली जो सतह होगी, इसका विपरीत बायां वाला ही होगा। ऊपर वाली सतह का विपरीत ऊपर वाला ही होगा और दाएं वाली सतह का विपरीत दायां वाला ही होगा। कुछ भी नहीं करना। तो मतलब एक ही विपरीत सतह क्या हो गई, मुझे नहीं पता आपको किसने क्या पढ़ाया हो। अगर आपको ये लगे कि ये गलत है तो आप चैलेंज दे सकते हो,
खुला चैलेंज है आपको लगे कि ये गलत है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको कैसे बताया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मुझे मतलब है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन करके देखना। ए की विपरीत सतह क्या हो गई डी, बी की विपरीत सतह क्या हो गई ई, और यहाँ पे सी की विपरीत सतह क्या हो गई एफ। आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन उठा करके कर लेना। आपके पेज नंबर 109 पे ये दे रखा है पीडीएफ के अंदर, यहाँ पे देखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको दो आकृतियां दी गई हो, कोई भी पद कॉमन ना हो, तो आपको बाएं वाली सतह का विपरीत बायां वाला होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाला और दाएं वाले का दायां वाला। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है क्या ये भी बताते चलिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आगे की तरफ आपको खुद को भी समझना होगा कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आपको समझना होगा पहले कि इसको किस तरीके से हमें करते हुए चलना है। बताइए कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे जब आपको कोई भी पद कॉमन ना हो तो हमें क्या करना होता है, इसको इस तरीके से लेकर के चलना होता है। हम इसमें नंबर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से। आप हमेशा ये मत मान के चलिएगा, जब भी आपको दो से ज़्यादा आकृतियाँ दे देना तो हमेशा ये मत मान के चलिएगा कि दो के विपरीत अगर 5 होता है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर ऐसी कुछ ना कुछ कॉमन देता है जो आपसे पूछी जाती है, वो ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फिगर है वो काल्पनिक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे मानक पासा अगर है तो यहाँ पे मैं क्या लेके चलूँगा कि बराबर की सतह को मैं हमेशा ध्यान रख करके चलूंगा। यहाँ पे मैंने लिया 5, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया मान लीजिए 6, कई बार ऐसे हो जाता है। यहाँ मैंने ले लिया 4 और यहाँ मैंने ले लिया 2। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो था ही नहीं, ठीक है। आप ही बोलोगे सर 3 के विपरीत तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए था और यहाँ 1 है तो यहाँ 6 ही आना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपसे जो सतह पूछा जाता है सिर्फ वही होता है, आपसे कोई भी पद कॉमन नहीं है। आपसे ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा कि बताइए 5 की विपरीत सतह का मान क्या होगा, तो आपके 5 की विपरीत सतह का मान क्या हो गया 2। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको इसी टाइप से चलना है कि आप ये मत सोचने कि 1 का विपरीत 6 होगा। यहाँ आपको 4 और 3 आपको इससे मतलब ही नहीं है। आपसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में इतना ही पूछेगा कि 5 की विपरीत सतह का मान क्या होगा 2। कई लोग अलग अलग ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस लेवल का जो अभी करंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले की टाइम गया कि मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 दे दिया और यहाँ 6 दे दिया, तो ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक जो पद होगा ना उसे वो कॉमन लेकर के चलेगा। तो ये ध्यान लेकर के चलिएगा, जिसका पूछेगा सिर्फ आपको वही देगा। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर और क्वेश्चन भी आपको करने हैं, उसके बाद हम कॉमन वाले क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे। जल्दी से बता दीजिए, समझ में आया? इसके साथ ही आपको कलर का भी कुछ कलर भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे कैसे दे, ठीक है। वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कलर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है जब आपको दो सतह दी गई हो, यानी कि 2 आकृतियाँ दी गई हो और कोई भी पद कॉमन ना हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको कलर दे दिया, एक सिर्फ आप अगर मन में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया ब्लैक, यहाँ दे दिया मैंने रेड, ठीक है, और यहाँ मैंने दे दिया मान लीजिए येलो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्लैक का मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ रेड का मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया पर्पल, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया वाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको उसी रूल से चलना है, रेड का अपोजिट ब्लू, यहाँ पे आपको ब्लैक का वाइट, येलो का पर्पल। लेकिन आपसे पूछेगा कि एग्जाम में जो नॉर्मली होता है ना वही पूछेगा कि ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे वाइट होगा। यहाँ पे रेड का अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ये चीज़ समझ जाइएगा, ये चीज़ आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिया हुआ रहता है, ऊपर वाली सतह का विपरीत मान ऊपर वाला होगा, लेफ्ट का लेफ्ट होगा, राइट का राइट होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा काम हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि जब आपको 2 आकृतियां दी गई हो और एक पद, कोई भी एक पद कॉमन हो, मिनिमम, ठीक है, कम से कम, यहाँ पे ये कर सकते हो आप, कम से कम एक पद कॉमन हो।
समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आया ना तो ही आप आगे वाली 3 वाले या 4 वाले या 5 वाले क्वेश्चन समझ पाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको 2 आकृतियाँ दी गई और कम से कम आपका एक पद कॉमन हो तो उसको समझते हुए चलिएगा। सामने आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप पेज नंबर 113 के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 113, उससे पहले आप ऊपर चलिए 112 के ऊपर भी हम बात करते हैं। इसमें जो सिंपली क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे चलिए नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। जब पोजीशन दी गई और कोई भी एक पद कॉमन हो, यहाँ पे आ जाइए आप पेज नंबर 1110 के ऊपर। पहले 1110 इसीलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हुए चलिएगा। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज आपको पता चलेगा कि हमारे पीडीएफ कितने यूजफुल है, कितना यूज आ रही है यहाँ पे क्वेश्चन। और जो यहाँ देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन BAC, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है ADE, इसको समझते हुए चलिएगा। आपको BAC ADE ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, जब आपको 2 आकृतियाँ दी गई हो और कम से कम आपका एक पद कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी गई है BAC ADE। अब इसके अंदर आपको बोला है कि कोई भी एक पद कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन है A। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं कि कॉमन होता है क्या है। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं जानता हूँ पर्सनली, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं जानता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, लेकिन एक थर्ड पर्सन ऐसा है जो स्टूडेंट का दोस्त है। मान लीजिए A है और B है, समझिएगा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उमेश शर्मा, मेरा एक फ्रेंड है A, ठीक है, मेरा दोस्त A है और मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन A का फ्रेंड B और है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक का फ्रेंड B है लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूँ, B के घर पे कोई प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, B के घर के कोई प्रोग्राम है, अगर A मुझे वहाँ ले जाता है, ठीक है, कोई भी काम होता है, A भी कोई भी काम पूछना होता है, तो मुझे बोला कि सर मुझे ये चीज़ बता दो। मैंने बोला यार जल्दी हो रही है, मुझे घर जाके खाना खाना है और भी बहुत काम है। बोले सर आप टेंशन मत करो, खाना मैं आपको खिला दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो मेरे होते हुए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कितने नवाब होते हैं वो जानते हैं अच्छे से। गाड़ी भी मेरी काम करवाए, जैसे कोई सवाल समझना था समझा दिया, गाड़ी के पीछे बैठ गया, बोले सर चलो। मैं बोला भाई कहाँ, बोले सर आप चलते जाओ, बस मैं जहाँ तक लेके जाऊँ। चलते 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 गार्डन के अंदर ले गया, गार्डन के ऊपर बाहर गाड़ी पार्क कर दी, अंदर जैसे जाते बोले सर आप तो आराम से बस थोड़े से बाल वोल से ही कर लो और कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला भाई कोई पकड़ ले गया तो, बोले सर आप टेंशन मत करो, मेरे दोस्त के घर पे शादी है, आप आराम से चलो। वहाँ जाके दोस्त आराम से ले गया, आराम से मैं अपने खाने में लग रहा था, ठीक है। टीचर्स का वैसे भी नाम बदनाम होता है कि टीचर्स कंजूस भी होते हैं और खाते भी ज़्यादा है, ऐसा बहुत से नाम होते हैं। यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेशली वहाँ पे, देखिए सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक है, दिल पे मत लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं खाना खा रहा था, अब दोस्त गलती से थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का था, वहाँ उसे ध्यान आया कि कोई एक अलग ही इंसान जिसे मैंने बुलाया भी नहीं ना, वो खाना खाने में लगा हुआ है। वो आते ही मुझे बोलता है, बोले भाई साहब किसके साथ, वो जोक तो आपने सुना होगा ना, कई बार शादी में जाते हैं तो बोलते बोले किसकी तरफ से, बोले लड़के वाले की तरफ से, कोई बोलता है कि लड़की वाले की तरफ से, लेकिन फिर तो ये बोलता है बोले भाई यहाँ तो बर्थडे पार्टी चल रही है, तो फिर बीच में भागना पड़ता। वही चीज़ मेरे साथ होनी थी। वहाँ करके पूछा बोले किसके साथ, तो मैंने बोल दिया भाई तमीज़ से बात करिए यार, एक के साथ आया हूँ और उसका गुरुजी हूँ, ठीक है, उसका टीचर हूँ, वो मेरे को लेकर के आया, इतनी देर में भी बुलाता है। अब ये अगर आज तक मेरे से कोई दुश्मनी थी ना, तो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका था। ए ने मुझे बोला, जैसे मैंने बुलाया कि ए यार बोल तो सही कि मैं तेरे साथ हूँ ना, कि मैं, हम दोनों एक स्टूडेंट और टीचर है ना। ये बोलता है भाई बी तेरी कसम मैं जानता भी नहीं इस प्राणी को कौन है, ठीक है, मैं जानता भी नहीं, तेरी कसम मैंने पहली बार देखा है। अब आप सोच सकते हो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। वहाँ पे रात भर उस गार्डन की सफाई, वहाँ पे जितना भी काम हो सकता है ना, कढ़ाई वगैरह सारी साफ मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्जी जीव ने जो घुसा था। अगर वहाँ पे ए ने ये बोल दिया कि मैं इस इंसान को जानता भी नहीं, तो क्या मेरे लिए और बी के लिए ए कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए ने तो वहीं पे, यहाँ पे दिल के अरमासों में बह गए, रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे बी मेरे साथ एक रिलेशन, एक स्टूडेंट और एक टीचर का एक रिलेशन स्थापित कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना, वो रिश्ता नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर वहाँ पे ए ने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर ए ने बोल दिया क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे सर है, मेरे साथ आए, तेरी इतनी कमी पड़ रही थी तो बुलाया क्यों था, इज्जत से बात कर, 2 रसगुल्ले और लेके आ, तो इज्जत से 2 रसगुल्ले और डालेगा और जबरदस्ती बोले नहीं सर खाना ही पड़ेगा। कई बार देखा होगा ना, जबरदस्ती डालते हैं, और कई तो ऐसे को तो जेब में भी डाल के आते हैं, फिर यहाँ पे जेब खराब होता है तो जिम्मेदार आप होते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन अगर यहाँ पे मेरे और बी के बीच में कॉमन ए है, अगर उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो वो यहाँ पे सर नमस्ते भी बोलेगा और 2 रसगुल्ले और ला के खिलाएगा। तो यहाँ पे कॉमन का सबसे बड़ा रोल होता है, और हमारे बीच में एक रिलेशन भी बनेगा, एक टीचर और एक स्टूडेंट का, वो भी इज्जत से बात करेगा। तो यहाँ पे भी कॉमन क्या है इनके बीच में, इन सभी के बीच में कॉमन है ए।
अब इनके बीच में रिलेशन स्थापित करना है तो इनको इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? ए। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, इन दोनों को इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? ए इंट्रोड्यूस करवाएगा। मुझे नहीं पता है आज तक आपने कैसे पढ़ा है, लेकिन अब एक बार इस चीज को समझ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, दोनों के अंदर कॉमन है ए। अब आपको किसी का भी विपरीत सतह का मान पूछता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे किसी भी विपरीत सतह का मान पूछता है, आप सीधे ए के पास जाओगे। मान लीजिए आपसे पूछा सी का मान, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा सी का मान, मेरे पास कॉमन क्या था? ए से मैं कितना कदम चलूं? आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन कई बार गलती हो सकती है, आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। सीधे चलो, उल्टे चलने की कोशिश करोगे ना फिर मात खाओगे। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से क्लॉकवाइज में चला तो ए से मैं कितने स्टेप चलूं तब सी आया? ओनली एक स्टेप चलते ही सी आया। यहां से भी एक से एक स्टेप चलिए, क्या आ रहा है? डी। तो सी का विपरीत क्या हो गया? डी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछा कि ई के विपरीत सतह का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ई के विपरीत सतह का मान क्या होगा? तो ए के विपरीत सतह, यहाँ पे मैं ऐसे कितने कदम चलूं तब ई आ रहा है? ऐसे में एक और दो, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं ऐसे 2 कदम चलूंगा, एक और 2, तब ई आ रहा है। तो यहां से भी ऐसे 2 कदम चल लिए आप, एक और 2, तो यहाँ पे ई का विपरीत या बी का विपरीत कुछ भी लिख सकते हैं आप। बी का विपरीत क्या हो गया? ई। बताइए समझ में आया क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे जो भी मान पूछा जाता है उस कॉमन वाले से उतना ही चल लीजिए। मान लीजिए आपसे सी का विपरीत पूछा, तो ए से मैं कितना कदम चला तब सी आया? 1 कदम, तो यहाँ ए से भी 1 कदम चलिए तो आपका डी आ रहा है, तो सी का विपरीत क्या हो गया? डी। यहाँ मान लीजिए आपसे बी का पूछा, तो बी से मैं कितना कदम चलूँ तब यहाँ पे ए से कितना कदम चलूँ तब बी आ रहा है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे भी 1 से 1 और 2, तो यहाँ पे आपका बी का विपरीत क्या हो गया? ई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, उसको समझिएगा। अगर आपसे ये पूछ रहे कि एक के विपरीत सतह का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक की विपरीत सतह का मान क्या होगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ आप गलती करते हो। ठीक है, इसको समझिएगा। आपसे ये पूछता है कि एक के विपरीत सतह का मान क्या होगा, एक की विपरीत सतह का मान क्या होगा। मैं आपको सारे कॉमन क्वेश्चन करवा रहा हूं, एग्जाम में आपसे वो ही पूछेगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मान लीजिए आपको मैंने ऑप्शन दिया सी, फिर ऑप्शन दे दिया मैंने बी, ठीक है, फिर आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया मैंने ई, डी ऑप्शन दे दिया मैंने निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, और ई ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हो। फिर से यहाँ ज्ञानी आके ज्ञान लगाएंगे। ठीक है, कई बार कई वीडियोस के अंदर कई टीचर्स को भी ये चीज़ आपस में, मुझसे नहीं, कई बार भी आप पूछते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा इस चीज़ को। आपको बोला कि एक के विपरीत सतह का मान क्या होगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए सी बी ई निर्धारित नहीं कर सकते और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक के विपरीत सतह का मान ए ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में कुछ भी नहीं दे रखा है और कुछ मुझे पता नहीं है। मेरा जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन या डेटा नॉट सफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। इस कंडीशन में अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपका जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन यदि अगर आपको ऑप्शन में ए भी दे रखा है और निर्धारित नहीं कर सकते भी दे रखा है, तो आपका जवाब ये नहीं होगा, आपका जवाब ए ही होगा, क्योंकि एक की विपरीत सतह का मान ए ही होगा। फिर से समझ लीजिए, एक की विपरीत सतह का मान ए ही होगा। लेकिन यहाँ नंबर वाली कंडीशन होती तो उसका थोड़ा सा अलग मतलब निकलता। लेकिन ऐसा कुछ भी दिया हुआ रहता है, कोई कलर दे दे या ऐसा कुछ ABCD में दे दे, कोई सिंबल दे दे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर दूँ $@, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया रुपीज़, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया @ ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया कॉपीराइट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ पे वापस से मैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ मैंने कर दिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वही आपसे @ के विपरीत पूछेगा, तो आपके मान इसी तरीके से, अगर यहाँ पे @ है तो @ का विपरीत क्या होगा, @ क्योंकि कॉमन क्या है यहाँ पे, यही है। तो बात समझ में आ गई। अब आपसे मान लीजिए कॉपीराइट का अपोजिट पूछ लें, तो यहाँ पे @ से कितना चलो तब कॉपीराइट आ रहा है 1 और 2, तो यहाँ पे भी @ से 1 और 2, तो यहाँ पे कॉपीराइट का क्या हो गया मेरे पास, अपोजिट लेके चलूंगा तो $। तो बताइए समझ में आया क्या? जब आपको 2 आकृतियाँ दी गई हो, कोई भी एक पद कॉमन
कॉमन हो। ये तो हो गया आपका कोई भी एक पद कॉमन हो। अगर एक से ज़्यादा कॉमन आ जाए तो क्या करना है ये बताइएगा जल्दी से। समझ में आया क्या और कैसा लग रहा है? ठीक है, क्लास आपकी कैसी चल रही है ये बताइएगा। यहाँ पे हमें फिनिश करने से मतलब नहीं, हमें एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलना है। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। उस इम्पोर्टेंट टाइप में यानी कि आपको 2 से ज़्यादा अगर आकृतियाँ दे दे तो क्या करें, लेकिन उससे पहले बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि सर एक से ज़्यादा कॉमन आ जाए तो हम क्या करें। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर एक से ज़्यादा कॉमन आ जाए तो हम क्या करें। तो मैं आपको ऐसा कॉमन वाला क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। देखिए हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हुआ चल रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉमन की बात करूँ, पहले इससे पहले एक नंबर वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। देखिए आप आ जाइए पेज नंबर 112 के ऊपर। मान लीजिए अब आपको कोई ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप क्या करते हैं, आपसे किसी का विपरीत मान पूछ लिया जाता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन देखना है। कॉमन कितना है मेरे पास 4। यहाँ पे आपसे 6 का विपरीत पूछा जाता है तो यहाँ पे 4 से मैं कितना चलूँ कि मेरे पास 6 है तो 1 और 2। ध्यान दीजिएगा कितना चलूँ 1 और 2। तो यहाँ पे 4 से मैं कितना 1 और 2 चलूँ तो 6 का विपरीत कितना हो गया मेरे पास 1। ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से मान लीजिए मुझसे 5 का विपरीत पूछता है तो 4 से मैं कितना चलूँ तब 5 आ रहा है 1 कदम। यहाँ से भी मैं 4 से कितना चलूँ तब आपको कितना चलना है 1 कदम। तो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या हो गया 2। बात समझ में आ रही है? अब आपके सामने सवाल आता है कि सर अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो। अब ध्यान दीजिएगा ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 के विपरीत पूछ ले तो सर आपने तो बोला था कि जो दिया हुआ है ना वही हमें करना है। तो मैं 6 का विपरीत यहाँ लिख रहा हूँ और 5 का विपरीत 2 यहाँ लिख रहा हूँ। अब डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर क्या है। मान लीजिए आपसे दे देता है 6 है, फिर आपको दे दिया 2, सी ऑप्शन आपको दे दिया 1, डी ऑप्शन आपको दे दिया 3। सिर्फ आपको इतना ही ऑप्शन मिलता है और कुछ भी नहीं देता है। तो उस कंडीशन में आप सोचोगे कि सर ने तो यह बोला था कि कैन नॉट बी डिटरमाइन भी देना था, 4 भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हम 4 का विपरीत सतह का मान क्या होता है 3। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मान करके चलेंगे 3। तो ये सब कुछ सारा का सारा खेल डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं अगर आपको मान लीजिए एक से ज्यादा पद कॉमन दे दे तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको समझते हुए चलिएगा। आपने कैसे किया है उन चीजों को भूल जाइए, एक बार इस टाइप से आप क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एक से ज्यादा कॉमन हो तो पेज नंबर 111 पे आ जाइएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया था आर जी और वाई, इसके बाद में हम बात करते हैं बी वाई और आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रहा है आर जी वाई और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको बी वाई और आर। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, आर जी वाई बी वाई आर। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर विपरीत सतह का मान पूछता है, लेकिन इसमें देखिएगा आपके एक से ज्यादा कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, एक तो मेरे पास आर कॉमन है, फिर दूसरा मेरे पास क्या कॉमन है, मेरे पास वाई कॉमन है। बात को समझते हुए चलिएगा, मेरे पास आर कॉमन है और मेरे पास वाई कॉमन है। अब मेरे से पूछता है कि बताइए जी का विपरीत क्या है या बी का विपरीत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिएगा। मेरे को जी का विपरीत पूछता है तो आप तो बोलोगे सर अब तो बचता क्या है, मेरे पास बी बचता है। लेकिन पहले फैक्ट्स को समझिएगा कैसे होगा। मैं मान लीजिए आर से करके देखता हूँ, आर यहाँ पे भी आर यहाँ पर भी है। आर से मैं कितना चलूँ तब जी आ रहा है 1 कदम, यहाँ से भी आर से 1 कदम चलूँ तो बी आ रहा है। तो जी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों बी। यही चीज मैं वाई से भी चेक करके देखता हूँ क्योंकि कॉमन तो वाई भी है। वाई से मैं कितना चलूँ तब जी आ रहा है 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में जी का विपरीत बी हो रहा है। तो ये चीज तो मेरे पास बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है उसको समझिएगा। अब आपसे पूछता है बताइए आर का विपरीत क्या होगा। मैंने अभी ए वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी कॉमन होता है ना तो एक का विपरीत क्या होगा ए ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या फर्क होगा वो आपको समझना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए आर के, समझिएगा अच्छे से, आर के विपरीत सतह का आर के विपरीत सतह का मान क्या होगा। समझते हुए चलिएगा, यहाँ पे आर के विपरीत सतह का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या देता है, ध्यान दीजिएगा। जी, बी ऑप्शन आपको देता है आर, सी ऑप्शन आपको दे देता है वाई, डी ऑप्शन आपको दे देता है निर्धारित नहीं कर सकते और ई दे देता है इनमें से कोई नहीं।
ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। आर के विपरीत सतह का मान क्या होगा, जी आर वाई निर्धारित नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि सर ने ये बोला था कि जो कॉमन हो अगर वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ हो तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, हम आर को ही क्लिक करेंगे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी गलती मत कर देना। यहाँ इसका आंसर अब भी होगा निर्धारित नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास कॉमन एक नहीं, मेरे पास दो है। आर का विपरीत हो सकता है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं लेकर के चलूँ तो अगर मान लीजिए मैं वाई को कॉमन मानता हूँ और आर के विपरीत पूछता है तो वाई से मैं कितना चलूँ तब आर आ रहा है, यहाँ पे इधर चलता हूँ ना तो वाई से कितना चलूँ तब आर आ रहा है, एक कदम। लेकिन यहाँ से वाई से चलूँ तो यहाँ पे भी एक कदम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आर को लूँगा तो भी वाई मेरे इसी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉमन आर भी है। तो आर से मैं अगर चलता हूँ ना तो मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आर से मैं आर की तरफ थोड़ी चलूँगा कि कॉमन हो जाए। यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉमन होता है और आपको दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, दोनों ही आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। उस कंडीशन में आपका जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर आपको दे दे एम, यहाँ आपको दे दें इनमें से कोई नहीं, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इनमें से कोई नहीं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या चलिए मैं यहाँ पे, हाँ चलिए आर का बता दीजिए, तो यहाँ इस कंडीशन में अब आपका जवाब होगा आर का विपरीत क्या होगा, अब आर ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास ना तो वाई है ना ही मेरे पास निर्धारित नहीं कर सकते हैं, मैं इनमें से कोई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कब किया जाता है, जब हमें आंसर तो पता हो लेकिन वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हो। लेकिन हमें पता है कि निर्धारित तो नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से तो एक ही है ना। अगर मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ये वो लॉर्ड माउंटबेटन वाला मार्कर है जिससे भारत को आज़ादी मिली थी ना, उसके सिग्नेचर किए हुए हैं। अगर ये चोरी होता है तो एक तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, एक आप में से कोई है, जो भी है आप दोनों में से, हम दोनों में से किसी ने चोरी की होगी ना। अगर दोनों में से कल मैं नहीं आता हूँ तो सिंपल सी बात है कि चोर वही होता है जो कि छुपने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा आर। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता वाई की विपरीत सतह का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे वही सिंपल है, अगर यहाँ y आ जाता तो y की विपरीत सतह का मान क्या हो जाता y, और यहाँ r और ये हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता। तो दो से आपको अगर दो आकृतियाँ दी गई हो और कोई भी पद आपको एक से ज़्यादा कॉमन हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बताइए कैसा लग रहा है, शायद समय 1 घंटे से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हम जल्दी इस टॉपिक को पूरा करने वाले, एंड तक बने रहेगा। आप में से काफ़ी लोगों की एक डिमांड थी कि सर आप टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करें जिससे पढ़ने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक क्लास में जितना प्यार आप लोगों की तरफ से मिलेगा ना उतना ही मज़ा आएगा हमें पढ़ने के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बस हम सेकंड लास्ट स्टेज पर है, इसके बाद में जल्दी ये टॉपिक खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आपको ये दिया हुआ रहता है कि आपको 2 से अधिक आकृतियाँ दी जाए तो आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2 से ज़्यादा आकृतियाँ दी जाए, ठीक है, यानी कि मिनिमम अगर आपको 3 आकृतियाँ दी जाए, ठीक है, अगर प्रश्न में या फिर आपको मानक भाषा में 3 या 3 से अधिक आकृतियाँ दी जाए, 3 या 3 से अधिक आकृतियाँ दी जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हुए चलिएगा। पीडीएफ अगर हैं तो आप पेज नंबर पे आ जाइए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ कलर वाले और मिक्स वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 111 पे, नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है, जब 3 आकृतियाँ दी गई हो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 आकृतियाँ देने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप हाई लेवल की, थोड़ी सी एनटीपीसी लेवल की, इस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली एसएससी के लिए ये रामबाण है, राजस्थान पुलिस वाले अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके लिए रामबाण होने वाला है, तो इसको समझते हुए चलिएगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन देता है, कहीं आप बोलोगे कि सर इस टाइप का तो पढ़ाया नहीं हमें, स्टार्टिंग तो हमें इसी से बताई थी, हमारे तो पूरे की पूरा टाइम और पैसे डूब गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका मतलब वही 1 2 3 होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा शेप अलग दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में भी अवेलेबल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, हम भी जल्दी डिजिटल बोर्ड पे भी चलेंगे, आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा तो, लेकिन बस हमें अभी समझना है और जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन खत्म होने को है।
जैसे लिखा ये खत्म भी जल्दी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इस कॉमन क्वेश्चन से आपको चलते हुए चलना है, लेकिन जरूरी नहीं आप हर का मान निकाल पाएंगे। ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है इसलिए हर का मान निकाल पाएंगे। आपको एग्जाम में जिसका मान पूछा जाए ना सिर्फ आप उसी का निकाल पाएंगे, इसलिए वहाँ ज़्यादा माथापच्ची करने वाला काम मत करना, ज़्यादा अपना ज्ञान लगाने की कोशिश मत करना। तो इसको समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे मेरे पास स्टेज फर्स्ट, यहाँ पे आपकी सेकंड और यहाँ पे मेरे पास थर्ड। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपसे कुछ भी पूछता है, किसी भी सतह का मान पूछता है तो हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपसे 3 की विपरीत सतह का मान पूछ लिया, ये 3 आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपसे 6 के विपरीत सतह का मान पूछ लिया, मान लीजिए आपसे 2 के विपरीत सतह का मान पूछ लिया, तो हमें क्वेश्चन को कैसे करना होगा उसको समझते हुए चलिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए 2 के विपरीत सतह का मान क्या होगा, ठीक है। मैं सबके मान बताऊंगा आपको, 3 के विपरीत सतह का मान क्या होगा, ठीक है। और आपसे इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चलेंगे। पहले हम निकालते हैं 2 के विपरीत सतह का मान। मेरे पास 2 कहाँ है? मैंने एक चीज बोली थी, जहां पे कॉमन हो जाए, जैसे 2 वाली आकृति में ए कॉमन आ रहा था तो उसका जवाब क्या था मेरा, निर्धारित नहीं कर सकते, याद है ना आपको, ठीक है। उसी तरीके से यहां मान लीजिए मुझे 2 के विपरीत सतह का मान निकालना। आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा इसको। आपको 2 के विपरीत सतह का मान निकालना पूछ रहा है, 2 इसमें है और 2 एक इसमें है। पहले इसको समझ लीजिए। आप बोलोगे सर उससे निकालो, इससे नहीं, मैं दोनों से निकाल के बताऊंगा, लेकिन पहले आराम से देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको 2 के विपरीत सतह का मान निकालना है। 2 मेरे पास यहाँ पर है और 2 मेरे पास एक बार यहाँ है। मैं एक बार थर्ड वाले को छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिसमें कॉमन है उसमें हम विपरीत सतह निकाल ही नहीं सकते, तब तो हमारा जवाब क्या हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ थर्ड वाले को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मुझे 2 कॉमन थे, तो एक बार इससे भी मैं चेक करवाऊंगा। पहले देखिए मेरे पास अब आकृतियां कौन सी बची, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन मैंने बताया था जब 2 आकृतियां दी थी, जब 2 आकृतियां दी गई कोई भी एक पद कॉमन हो तो इन दोनों के अंदर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 कॉमन है। समझते हुए चलिएगा मेरी बात को। जब 2 आकृतियां दी गई और कोई भी एक पद कॉमन हो तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन है 3। 3 से मैं कितना चलूं तब 2 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 3 से कितना चलूं तब 2 आ रहा है, 3 से एक कदम चलूं तब 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 से एक कदम चलते मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो गया, 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ये मत सोचना 5 ही होता है, यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जिसका पूछा जाएगा उसका 1 आ जाएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो गया, 4। ये काम खत्म है। आप बोलोगे सर आपने तो इससे चेक करवाया, देखा हिम्मत है तो थर्ड वाले से चेक कराओ, कोई बात नहीं। एक वाले को भूल जाओ, सेकेंड और थर्ड के ऊपर आ जाओ, फिर तो मान जाओगे ना, क्योंकि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें 2 का विपरीत मान निकालना था। सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है दोस्तों, सेकंड और थर्ड में कॉमन है 6। ध्यान दीजिएगा, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, 6। मुझे विपरीत सतह किसकी निकालनी है, 2 की। तो यहाँ पे 6 से मैं कितना चलूँ तब 2 आ रहा है, 6 से मैं कितने कदम चलूँ तब मेरे पास 2 आ रहा है, 1 और 2। बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 के विपरीत सतह का मान निकालना है। 6 से कितने कदम चलूँ तब 2 आ रहा है, 6 से 1 और 2 कदम चलता हूँ तब मेरे पास 2 आ रहा है। यहाँ भी 6 से 2 कदम 1 और 2, वही 4 आ रहा है ना। तो मतलब 2 के विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 4। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर एक तो ऐसे तुक्के में भी आ जाए, आप में हिम्मत है तो 3 के विपरीत निकाल के बताऊं, कोई बात नहीं, 3 के विपरीत भी निकाल लेते, लेकिन आपको ऐसे खतरनाक स्टंट एग्जाम में नहीं करना। जिसका पूछा जाए सिर्फ उसका ही निकालना, अपना ज्ञान मत लगाना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 का इक्वल आएगा। अब देखिए 3 का निकालना है, 3 1 तो इसमें है। ध्यान दीजिए, इसको मैं वापस से ये जो गोले कर रखे थे इसको वापस से हटा रहा हूँ, वापस से यहाँ पे मैंने 3 कर दिए। वो मेरा क्वेश्चन हो चुका है ना, तो जिससे मैं वापस से समझाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है किसका, 3 के विपरीत सतह का मान आपसे पूछ रहा है। तो 3 के विपरीत सतह का मान हम किस तरीके से करते हैं इसको समझिएगा। अब आपसे किसका पूछ रहा है, 3 के विपरीत सतह का मान पूछ रहा है। तो 3 यहाँ पे इसमें भी और 3 इसमें भी है, यानी आपका फर्स्ट में भी है और सेकंड के अंदर भी है। तो आपसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत सतह का मान पूछा है। तो यहाँ पे एक बार किसी भी एक को छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने सेकंड नंबर को छोड़ दिया,
तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला, मुझे 3 की विपरीत सतह का मान निकालना है। 3 फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है। एक बार आप सेकंड को भूल जाइए, ध्यान दीजिएगा, एक बार आप सेकंड को भूल जाइए। फर्स्ट और थर्ड के अंदर देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट और थर्ड के अंदर मेरा कॉमन क्या है, क्योंकि मुझे 2 आकृतियां दी गई तो कोई भी एक पद कॉमन होना जरूरी है ना, ठीक है। अगर आप अभी जुड़े हो तो पहले रिवाइज करके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 2 कॉमन है। ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे 2 से मैं कितना कदम चलूँ तब 3 आ रहा है, 2 से 1 और 2 कदम चलूँ तब 3 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 1 और 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मैं 2 से, देखिए यहाँ पे मुझे 3 का निकालना था, 2 से 1 और 2 कदम चला तब 3 आया। तो यहाँ पे भी मुझे 2 कदम चलना है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो कितना है मेरे पास 5। तो 3 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 5। अब आप बोलोगे सर आपने तो इससे चेक करवाया, आप एक काम करो, हमें सेकंड और थर्ड से चेक करवाइए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 3 का मान निकालना था, दोनों में 3 कॉमन था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे 3 का मान निकालना है, 3 का मान। तो यहाँ पे अब मैं फर्स्ट वाले को छोड़ता हूँ। सेकंड और थर्ड में देखिए क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड के अंदर मेरे पास 6 कॉमन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेकंड और थर्ड में मेरे पास 6 कॉमन है। 6 से मैं कितना चलूँ तब 3 आ रहा है, 1 कदम। यहाँ पे भी 6 है, 6 से मैं कितना चलूँ तब मेरे पास 1 कदम चलूँ तब क्या आ रहा है, 5 है। तो 3 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 5 है। मैं आपको दोनों तरफ से क्रॉस चेक करवा चुका हूँ। अब मेरे पास बचता क्या है दोस्तों, 6। तो 6 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 1 आता है क्या, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, 6 है, दोनों के अंदर क्या है, 6 है। आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 का विपरीत सतह का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे हम चल सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से एक को छोड़ दीजिए। यहाँ इन दोनों के अंदर मेरे पास कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए 3। 3 से मैं कितना चलूँ तब 6 आ रहा है, 3 से 1 और 2, तो यहाँ पे भी 3 से 1 और 2, तो कितना आ रहा है, 6। 6 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 1। मैंने बोला था कि 1 जरूर आपका कॉमन आएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पे 6 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 1। अब बोलोगे सर इससे भी चेक करवाओ, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, मुझे मान किसका निकालना था, 6 का विपरीत। यहाँ पे दोनों के अंदर कॉमन क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है मेरे पास, देख लीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ 2 से मैं 1 कदम चलूँ तो 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 से 1 कदम चलूँ तो 1 आ रहा है। तो 6 का विपरीत सतह का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार रिवाइज करके देखना। बहुत अच्छी ट्रिक से समझाने की कोशिश की है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी बताते जाइएगा, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से हम लास्ट टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं, हम लास्ट टाइप कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ जल्दी से ये क्लास आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से, तो चलिए दोस्तों अपन ओपन डाइस की बात करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल एक कलर वाला क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है, तो आप ये सोचेंगे कि सर ने वैसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं, तो इसको जल्दी से देख लीजिए, इसका जवाब आपको मुझे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ये है आपका रेड, देन आपको येलो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रीन, ये क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे दे रखा है आपको ब्लैक, और इसके बाद में आपको दे रखा है ब्लू, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है येलो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको रेड, और यहाँ पे आपको दिया है ग्रीन। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपकी जो इमेज फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है, और ये डाइस थर्ड है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो कॉमन क्वेश्चन था, तो आपको उसको लेकर के चलना था। मैंने सभी आपको पॉइंट निकालने बता दिए थे कि आप सभी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन इसमें फालतू टाइम खराब मत करना। जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे ना, सिर्फ आपको उससे मतलब है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा, यानी रेड के जो विपरीत सतह का जो मान होगा, कौन से कलर का मान होगा, वो आपको निकालना है। आपको बाकी का ये नहीं कि आप ब्लैक का भी निकालने लग जाओ, येलो का भी, ग्रीन का भी। अगर आप दोनों से निकालने की कोशिश करोगे ना बाकी सभी के, तो आपके नहीं निकलेंगे। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सिर्फ आपको उसी से मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए मुझे रेड का अपोजिट निकालना है, रेड मेरा इसमें है, ठीक है, ध्यान दीजिए, और रेड मेरा इसके अंदर है। बाकी का आप खुद निकाल के देखना, आपका कॉमन नहीं
नहीं आएगा दोनों से, मुझे रेड का निकालना है। तो यहाँ पे दोनों में रेड है, फर्स्ट में और थर्ड के अंदर, तो मैं किसी भी एक को छोड़ सकता हूँ ना। चलिए मान लीजिए मैंने एक बार थर्ड वाले को छोड़ दिया, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या कॉमन है दोस्तों, मैंने बोला जब भी दो आकृतियों के अंदर आपसे कॉमन दिया हुआ हो तो आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कॉमन वाले को छोड़ देना होता है, क्योंकि कॉमन वाले में तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, करना होता है। लेकिन जब दो आकृतियां दी गई हो उनमें से हमें मान निकालना होता है, तो यहाँ पे हम कॉमन ढूंढ करके चलेंगे। यहाँ पे कैसे, जैसे इन दोनों में कॉमन था रेड रेड, तो मैंने एक को छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे अपोजिट निकालना, तो एक कॉमन लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ब्लैक रेड येलो, ब्लैक ग्रीन और ब्लू, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, ब्लैक। यहाँ पे भी ब्लैक, मुझे अपोजिट किसका निकालना है, रेड का। तो ब्लैक से कितना चलूँ तब रेड आ रहा है, ब्लैक से मैं एक कदम चलूँ तो रेड आ रहा है। तो यहाँ मुझे किसका बताना है, रेड का अपोजिट बताना है। यहाँ पे मुझे ब्लैक से एक कदम चला रेड, तो ब्लैक से एक कदम चला तो मेरे पास क्या आ रहा है, ब्लू। ध्यान दीजिएगा मेरे पास रेड का क्या आ गया, ब्लू। अब इधर से भी मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, और सेकंड और थर्ड से चेक करता हूँ कि ब्लैक का ब्लू आता है क्या। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रीन, तो इसके अंदर भी ग्रीन और इसके अंदर भी ग्रीन है। यहाँ पे मुझे निकालना किसका था, रेड का। तो यहाँ पे रेड इसके अंदर है, तो ग्रीन से कितना चलो तब रेड आ रहा है, एक और दो, ठीक है, एक और दो, यहाँ से भी एक और दो, तो यहाँ पे भी आपका रेड का क्या आ रहा है, ब्लू। तो आपका आंसर क्या हो गया कि रेड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कौन सा कलर होगा, तो आपका जवाब होगा ब्लू। आप बाकी की कोशिश करेंगे ना तो बाकी आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार आप खुद कोशिश करके देखिएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जिसका आंसर पूछा जाए सिर्फ आपको डायरेक्टली उसी का निकालना होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको मुझे देना है। यहाँ पे को दे रखा है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 4 5 3, देन आपको दे रखा है 6 4 2, ठीक है। यहाँ पे जिनके पास पीडीएफ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, पेज नंबर 112 के ऊपर। इसका आंसर आपको मुझे देना है। मुझे आपको बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर, ठीक है, 5 की विपरीत सतह पर क्या मान होगा, ये आपको आंसर देना है। इसके बाद अब हम चलते हैं ओपन डाइस वाले क्वेश्चंस के ऊपर कि आपको कैसे करने होते हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। ओपन डाइस की क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया आपका, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ओपन डाइस, इसको हम कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता है प्यारे दोस्तों आपने किस तरीके से पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसको कार्टून बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। आपने देखा होगा, ये मेरे पास देखिए वाइट पेपर है, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम जब कार्टून को खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको बंद करना है, ये मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ कार्टून है, इसको अगर मैं बंद करूँगा तो इस वाले हिस्से को, ध्यान दीजिएगा, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ से लास्ट में जाकर के, जैसे आपने देखा होगा घर में हम लड़कों को, जैसे आपके भाई को, ठीक है, कोई मैरिड उनके हस्बैंड को या फिर बेटे को माँ बोलती है कि जाकर के घर में, मान लीजिए आपको कोई भी, अगर आप जहाँ पे सो रहे हैं तो अपने जो जहाँ पे सोते हैं ना वहाँ पे अपनी रजाई, अपनी जो भी चादर है उसको समेटना होता है। तो लड़के क्या करते हैं, हमेशा लड़के ऐसे करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके समेटेंगे। कैसे, ऐसे। दोबारा घर वाले बोल भी ना दे, मम्मी बोलेगी बेटा तू रहने ही दे, मैं ही कर लूँगी, बहन बोलेगी तू रहने ही दे, ठीक है, ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है। और बहनों का आतंक तो आपने देखा होगा, स्पेशली जब बहन पोछा लगा रही हो, कहीं पे सफाई कर रही हो, उस टाइम पे भाई ने अगर एक कदम भी रख दिया ना तो उस भाई की जो श्यामत आती है ना, ऐसा लगता है कि वहाँ यहाँ पे माइंस बिछा रखी है और भाई ने अगर पैर रख दिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर यही काम अगर किसी लड़की को करना हो तो वो उसी चादर को समेटेगी। तो किस तरीके से क्या करेगी, यहाँ पे इसको इससे मैच किया जाएगा। ये हम कार्टून को अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको समेटना चाहते हैं, इस तरीके से कार्टून को वापस ये ऐसे हो गया। उसके बाद में ये वाली जो सतह होगी वो डायरेक्ट जाकर के इससे ही मिलेगी, तभी कार्टून सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हो पाएगा ना। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं कार्टून लेता हूँ, ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, आगे पीछे, दाएं बाएं, इस तरीके से। अब इसको मुझे अगर समेटना है तो मैं इसको इस तरीके से लेकर के चलूँगा। बात समझ में आ रही है, ये होगा। अब मैं ये अगर कागज़ आपको देता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कार्टून था, इसको मैंने समेटा, तो आपको ऐसी आकृतियाँ ऑप्शन में मिलेगी कि ये कैसी आकृति बनी हुई दिखाई देगी। तो हमारे पास ये आकृति बन गई और हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा ही आपको ये कार्टून बनता, अगर इसको खोलेंगे हम तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको सिंपली दो चीज़ बताने वाला हूँ, उसको समझिएगा। जब भी आपको बोलेगा कि निम्न में से दी गई आकृति से कौन सा पासा संभव है,
है। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा ओपन डाइस से रिलेटेड। अभी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझाऊंगा। दी गई आकृति में से कौन सा पासा संभव है। यहाँ पासा आपसे मानक पासा पूछता है, और मानक पासा का मतलब होता है कि आपको विपरीत सतह दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, तो आपको उसको टिक लगाना है। दूसरा, कौन सा पासा संभव नहीं है, तो नहीं है का मतलब आपको जो है विपरीत सतह अगर दिखाई दे रही है तो वहाँ पे वो पासा संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको इस चीज़ को ध्यान में लेकर के चलना होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले इस क्वेश्चन को बाद में बना लीजिएगा। PDF अगर आपके पास है तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसके अंदर पेज नंबर आपको बता देता हूँ मैं, 113 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसा शेप दे रहा हूँ। देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये शेप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको शेप दे रखा है। इसके बाद में आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में आपका ये शेप दे रखा है। ये आपको यहाँ पे ओपन डाइस बोला जाता है। ये खुला हुआ है, इसको मैं बंद करूँगा तो ये कैसा दिखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा पासा संभव है। निम्न में से कौन सा पासा संभव है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यह ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बना रहा हूँ, तो ऑप्शन थोड़े छोटे दे करके चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पे ये C ऑप्शन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और D ऑप्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ अच्छे से दिख रहे होंगे। ABCD ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे B ऑप्शन की मैं बात करूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ इसकी बात करूँ, और D ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। ये ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पासा संभव है आपको पूछेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पासा संभव है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको अभी पेपर को फोल्ड करके बताया था ना, वैसे ही अगर मैं इसको समेटूंगा दोस्तों, तो मुझे किस तरीके से समेटना होगा, मुझे इसको फोल्ड करना है। तो मैं इस वाले हिस्से को किसके ऊपर लेकर के आऊँगा, इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मुझे समेटना है। आप सेट भी समेटते हैं तो इसी तरीके से लेके चलते हो। मैं इस वाले हिस्से को किस पे लेकर के आऊँगा दोस्तों, मैं इस वाले हिस्से को इस पे लेके, यानी इसका विपरीत सतह का मान क्या हो गया, ये। इसकी विपरीत सतह का मान क्या हो गया, ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर बचा क्या, इसके विपरीत सतह का मान क्या हो गया मेरे पास, ये। तो मैं इसको समेटूंगा तो इस तरीके से समेटा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूंगा तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा, ना कि इसके ऊपर आएगा। तो इसकी विपरीत सतह, यानी ये जो सिंगल वाला डॉट है इसका डबल डॉट हो गया, ब्लैंक का ब्लैंक हो गया, क्रॉस का क्या पग हो गया, परसेंटेज हो गया। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सा पासा संभव है। संभव का मतलब मानक पासा कब बनता है, जब आपको विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है। तो मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, तो यहाँ पे इसकी विपरीत सतह यह है, ये दोनों के दोनों है वो इसके अंदर शो हो रहे हैं, तो मेरे पास ये कंडीशन तो बन ही नहीं सकती है। बात समझ में आ गई। दूसरा, आपको कहीं पे भी ये जो आकृति है वो कहीं दी हुई नहीं है इसके अंदर, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है, तो 2 ब्लैंक दे रखे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं डी हो, ई ऑप्शन मान लीजिए आपको ये दे रखो, इनमें से कोई नहीं, पहले चेक करना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट का क्या था, डबल डॉट, जो कि इसके अंदर नहीं दे रखा है। परसेंटेज का क्या दे रखा था, क्रॉस, जो कि इसके अंदर नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये दे रखा है कि ब्लैंक का अपोजिट क्या दे रखा है, ब्लैंक। तो तीनों में से आपको 6 सतह टोटल है। मैंने बोला था एक पासे में 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6, उनमें से आपको 3 ही दिखाई दे रही है। तो इनमें से कौन सा पासा संभव है, आपका डी वाला आंसर होगा कि इनमें से कौन सा पासा, निम्न में से कौन सा पासा संभव है, तो आपका जवाब होगा डी।
तो आपका जवाब होगा डी। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपसे पूछ ले कौन सा पासा संभव है, अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पासा संभव नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेता कौन सा पासा संभव नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन सा पासा संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन एज इट इज रख रहा हूँ मैं यहाँ। इसके बाद में मैं आपको ऑप्शन और दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा पासा संभव नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा पासा संभव नहीं है। ये आपको देख करके अब आपसे पूछ रहा है कौन सा पासा संभव नहीं, तो संभव नहीं कौन सा नहीं बन सकता जिसमें विपरीत सतह दिखाई दे रही हो। तो विपरीत सतह इसमें कहीं पर भी दिखाई दे रही है क्या? इसमें 2 सतह है। क्रॉस का परसेंटेज था, कहीं पर भी नहीं है। डबल डॉट का सिंगल डॉट था, ये नहीं, मतलब ये संभव है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी संभव है तो ये नहीं होगा, ये भी संभव है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस का अपोजिट क्या था? परसेंटेज, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पासा संभव नहीं है। इस तरीके से ओपन डाइस वाले कौन सा पासा संभव है और कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही अगर आप क्वेश्चन करने को कहा जाए आपको, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल एजीटी जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको मुझे करके बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एजीटीज क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस टाइप के आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। और क्लास कैसे लग रही है ये भी आप बताते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ये एजीटीज क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ये ठीक है, यहाँ पे आपको दिया रेड, फिर आपको दे रहा है यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया यहाँ पे येलो। ठीक है, इसके बाद यहाँ दे रहा है आपको ब्लैक, एज इट इज क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे दिया ब्लू, और इसके बाद में आपको दिया वाइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अपोजिट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी आकृति नहीं बन सकती, मतलब कौन सा पासा संभव नहीं है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन ये रहा आपका, और सी ऑप्शन आपका ये रहा, और ये आपका डी ऑप्शन है जिसका जवाब आपको देना है निम्न में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है वो ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा है इसका कि इनमें से निम्न में से कौन सा पासा संभव नहीं है। तो आपको ABCD में से आंसर देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी 1.5 घंटे की जो क्लास हुई है ना, उसके अंदर मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था एक ही क्लास के अंदर सब कुछ बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। और इसकी PDF के अंदर इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी दिया हुआ है जो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में ले सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्लास पे आपका जो रिव्यू रहता है, आपका जो प्यार मिलता है, उसी पे डिपेंड होगा कि मैं आगे रीजनिंग की क्लासेस को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका प्यार और स्नेह मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो यहाँ पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी नेक्स्ट आपकी GK की यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली, जिसके अंदर राफेल के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी बताई हुई है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।